नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से क्यूबिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि दोस्तों 1 बाय 1 करके हमारा जो है उत्तर प्रदेश पुलिस और भी स्टेट एग्ज़ाम जो होने वाले हैं उसको मद्देनज़र देखते हुए बहुत सारे जो है 1 बाय 1 करके आप लोगों को यूपी उत्तर प्रदेश समान अध्ययन का वीडियो जो है आप लोगों के समक्ष जा रहा है। तो उसी क्रम में आज फिर एक हम जो है उत्तर प्रदेश समान अध्ययन के नए वीडियो के साथ हाजिर हैं। तो जैसे कि पिछला मेरा जो कुछ वीडियो जो गया था, इसमें हम लोगों ने उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो है भौतिक संरचना पढ़ा था, नदियों के बारे में जाना था, झीलों के बारे में जाना था। ठीक है, तो इसी क्रम में उत्तर प्रदेश से रिलेटेड ही उत्तर प्रदेश के समान विज्ञान में समान अध्ययन में ही आज की क्लास में हम जानेंगे उत्तर प्रदेश में परिवहन व्यवस्था के बारे में जानेंगे। क्या है? उत्तर प्रदेश में परिवहन। ठीक है, उत्तर प्रदेश में परिवहन व्यवस्था, उत्तर प्रदेश में परिवहन व्यवस्था। ठीक है, वहीं अगर जो परिवहन व्यवस्था की हम बात करें तो जनरली आप देख रहे हैं कि जितने भी सारे एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि अभी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है, या उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे, या आर का देखेंगे, या पेट का देखेंगे, या बीडीओ का देखेंगे, लेखपाल का देखेंगे, मतलब जितने सारे यूपी गवर्नमेंट के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं, सारे एग्ज़ाम में उत्तर प्रदेश में परिवहन व्यवस्था से रिलेटेड कुछ न कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने जाते रहते हैं। जिस तरह से आप भारत में परिवहन पढ़ते हैं, क्या है? भारत में परिवहन पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से आपको स्टेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उत्तर प्रदेश में परिवहन व्यवस्था को भी जानना है। ठीक है, तो जो भी इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन हम तक हमेशा जो है पहुंचता रहे। ठीक है, तो हम आते हैं टॉपिक पे, और आज की क्लास में हमें पढ़ना क्या है? तो उत्तर प्रदेश में परिवहन व्यवस्था को जानना है। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट की, क्या है? ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड देखिए आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, तो आपको भी पता है कि ट्रांसपोर्ट के लिए जिन सेक्टर का हम यूज़ करते हैं, जिन माध्यम का यूज़ करते हैं, माध्यम क्या होते हैं? स्थल से रिलेटेड हो सकते हैं, जल से संबंधित हो सकते हैं, और वायु से संबंधित हो सकते हैं। ठीक है, यानी जो आने जाने का माध्यम या परिवहन का माध्यम स्थल से संबंधित होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? स्थल परिवहन व्यवस्था कहेंगे। ठीक है, जल से संबंधित होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? जल परिवहन व्यवस्था कहेंगे, और वायु से अगर जो होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? वायु परिवहन व्यवस्था कहेंगे। ठीक है, यानी यह एक तरह से देखा जाए तो आपको मीडियम मिल गया, यानी परिवहन के माध्यम मिल गए। ठीक है, परिवहन के माध्यम मिल गए। ठीक है, तो हम लोगों को उत्तर प्रदेश परिवहन व्यवस्था में क्या जानना है? स्थल परिवहन के बारे में जानना है, जल परिवहन के बारे में जानना है, और वायु परिवहन के बारे में जानना है। ठीक है, तो यही जो है परिवहन व्यवस्था हम क्या इंडिया में भी इन्हीं सब परिवहन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इन सारे परिवहन पे 1 बाय 1 करके हम लोग जो है चर्चा करेंगे, और कुछ वैसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे भी डिस्कस करते हुए चलेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देर ना करते हुए आते हैं अपने टॉपिक पे। और आज की क्लास के लिए जैसे कि मैंने बताया परिवहन का चर्चा किया, तो हम आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे? उत्तर प्रदेश में परिवहन। ठीक है, तो वहीं अगर हम परिवहन की बात करें तो परिवहन क्या है? स्थल परिवहन है। ठीक है, और क्या? वायु परिवहन है, और जल परिवहन है। ठीक है, अब इन तीनों को हम डिस्कस करते हैं कि कैसे कैसे इसमें क्या क्या चीज़ें आपको जानना है। ठीक है, तो वहीं अगर जो हम स्थल परिवहन की बात करें तो स्थल परिवहन के अंतर्गत यानी स्थल पे चलने वाले जो ट्रांसपोर्टरी सिस्टम है, इस ट्रांसपोर्टरी सिस्टम में मेन जो है 2 प्रमुख साधन है। एक है बस का, और बस ये कैसे चलते हैं? तो सड़क के माध्यम से चलते हैं, या सड़क परिवहन के अंतर्गत आ जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? रेलवे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेलवे हो जाएगा। यानी स्थल परिवहन में हम जो है एक सड़क के बारे में जानेंगे, और दूसरा क्या जानेंगे? रेलवे के बारे में जानेंगे। ठीक है, यानी स्थल परिवहन के अंतर्गत जो है हम लोगों को सड़क परिवहन को पढ़ना है,
और रेल परिवहन को पढ़ना है, यानी रेलवे ट्रांसपोर्ट एंड रोड ट्रांसपोर्ट को जानना है, ठीक है। वहीं अगर जो एयर की हम बात करें, वायु परिवहन की बात करें, तो वायु परिवहन में देखिए यहाँ पे क्या होता है कि अलग अलग जो है सड़कें होती हैं, ठीक है, यानी कहीं भी राज्य में देखा जाए तो ये सड़कें अलग अलग टाइप के होते हैं, उन सड़कों के बारे में जानना है। और दूसरा क्या है, इस स्थल पे चलने वाले जो रेल हैं उनके बारे में हम लोगों को जानना है, ठीक है। तो वायु परिवहन की अगर जो बात करें तो आपको भी पता है कि एयर में कोई क्या होता है, वे वगैरह नहीं बने होते हैं, सिग्नल बेसिस पे ये पूरा कंसेप्ट जो है काम करता है, ठीक है। तो वायु परिवहन पे, लेकिन इनका जो ठहराव वाला जो जगह है, और ये वायु परिवहन में जो भी जो है एरोप्लेन वगैरह जो है जहाँ पर इनका रुकने के लिए जो स्थान जो निर्धारित किया गया है, तो उन सब के बारे में जानेंगे। यानी हम वायु परिवहन में ये जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई, और उत्तर प्रदेश में कौन कौन से ऐसे जो है हवाई अड्डा हैं जहाँ पर जो है उड़ानें वगैरह होती हैं, राष्ट्रीय स्तर पे होती हैं या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होती है, उस पर भी हम चर्चा करते हुए चलेंगे, ठीक है। जो कि ये बहुत ही लिमिट होंगे, ठीक है, बहुत ही ये जो है सीमित होंगे। उसके बाद जल परिवहन की बात करें तो जैसे कि जल परिवहन के लिए जो परिवहन का सिस्टम बनाया गया है, तो एक क्या है, एक जो है वाह्य जल मार्ग है, क्या है, वाह्य जल मार्ग, और दूसरा आपका क्या है, आंतरिक जल मार्ग। वाह्य जल मार्ग और आंतरिक जल मार्ग, ठीक है। यानी जल परिवहन में भी हम लोगों को दो तरह के परिवहन व्यवस्था के बारे में जानना है। एक क्या है, तो एक आपका एक्सटर्नल वाटरवे है, और दूसरा क्या है, इंटरनल वाटरवे है, क्या है, आंतरिक जल मार्ग। आंतरिक जल मार्ग एक क्या है, वाह्य जल मार्ग, ठीक है, यानी एक्सटर्नल वाटरवे, इंटरनल वाटरवे, ठीक है। वहीं अगर जो एक्सटर्नल वाटरवे की हम बात करें तो इस तरह का परिवहन व्यवस्था कहाँ चलेगा, सागर या समुद्रों में। और उत्तर प्रदेश जो है किसी भी सागर या समुद्र से लगा हुआ राज्य नहीं है, तो यानी हम ये समझ सकते हैं कि इसके बारे में हम लोगों को नहीं पढ़ना है, ठीक है। वहीं अगर हम आंतरिक जलमार्ग की बात करेंगे तो यह देश के आंतरिक भागों में नदियों के द्वारा या नहरों के द्वारा संचालन होने वाले ये वाटरवे होते हैं, और यानी इसमें हम लोगों को नदी और नहरों के द्वारा संचालित होने वाले ये जल मार्ग हैं जो कि हम लोगों को जानना है, ठीक है। तो अब समझ में आ गया होगा कि जो भी आपके एग्जाम में परिवहन से रिलेटेड जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, तो स्थल परिवहन से संबंधित क्या, सड़कों के बारे में जानना है और रेलवे के बारे में जानना है, ठीक है। वहीं अगर जब वायु परिवहन की बात करें तो ये हम लोगों को हवाई जहाज़ के बारे में जानना है। जबकि जल परिवहन की अगर जो बात किया जाए तो इसमें ये वाली पोर्शन हम लोगों को नहीं पढ़ना है। इसमें सिर्फ क्या पढ़ना है, तो जितने सारे जल परिवहन के जो संसाधन जो बनाए गए हैं, जिनका प्रयोग नदियों या नहरों में होते हैं, उनको हम लोगों को समझ करके रखना है, ठीक है। तो ये जो है आप लोगों को इस क्लासिफिकेशन से इतना तो समझ आ गया होगा कि इस टॉपिक में हम लोगों को क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। फिर हम डिस्कस कर लेते हैं आने वाले क्वेश्चन पे भी, ठीक है, आने वाले क्वेश्चन पे भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सड़क परिवहन से। किससे शुरुआत करते हैं, सड़क परिवहन से, ठीक है, यानी सड़क परिवहन से। अब सड़क परिवहन की अगर जो हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो सड़कें जो पाई जाती हैं, उत्तर प्रदेश में जो सड़क के जो प्रकार हैं, ठीक है, सड़क के जो प्रकार हैं, तो ये जो सड़कें जो होती हैं कितने तरह की होती है, इसको पहले समझ लें। तो ये जो सड़कें जो होती हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग है, क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, राजकीय राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग और राजकीय राजमार्ग है, और इसी तरह से एक और जो है जिला एवं ग्रामीण सड़कें आती हैं, क्या है, जिला एवं ग्रामीण सड़कें आती हैं, जिला एवं ग्रामीण सड़कें। और एक जो है जिसको हम BRO के नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं, BRO, या इसको जो है हम सीमा सड़क संगठन कहते हैं,
क्या कहते हैं, सीमा सड़क संगठन। क्या है, सीमा सड़क संगठन। ठीक है, यानी यह तीन तरह के सड़कें जो हैं प्रयोग में लाई जाती हैं। ठीक है, प्रयोग में तीन तरह की ये सड़कें प्रयोग में लाई जाती हैं। ये भी इसमें आता है, लेकिन इसको इनसे अलग रखा गया है। क्यों रखा गया है, क्योंकि यह जो होती है, यह जो है रक्षा विभाग की होती है। यह जो है रक्षा विभाग के द्वारा इसको बनाई जाने वाली सड़क होती है, तो इसको हम अलग रखते हैं। लेकिन संचालन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह तीन तरह की प्रमुख सड़कें हैं जो कि प्रयोग में लाई जाती हैं। ठीक है, वही अगर जो हम राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो ये राजमार्ग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर जो है येलो कलर से कलर कर दिया जाता है। ठीक है, वहीं जो है अगर जो हम बात करें राजकीय राजमार्ग की, तो इसके पत्थरों पे ऊपर जो है हरा रंग से कलर कर दिया जाता है। बाकी यह क्या होता है, सफ़ेद होती है, यानी नीचे जो है सफ़ेद पट्टी होती है, ये सफ़ेद पट्टी होती है, ऊपर येलो होती है। तो इसका मतलब क्या है कि आप राष्ट्रीय राजमार्ग पे यात्रा कर रहे हैं। वहीं अगर जो ये वाली पट्टी अगर जो ग्रीन है, ये हरा है, ग्रीन है, तो इसका मतलब क्या है कि आप राजकीय राजमार्ग पे यात्रा कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद एक अलग से एक जो है और जो है सड़क व्यवस्था शामिल किया गया है वर्तमान में, जिसको जो है हम एक्सप्रेसवे के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सप्रेसवे बोलते हैं, एक्सप्रेसवे के नाम से जानते हैं। तो हम उत्तर प्रदेश में कुछ महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे पे भी चर्चा इस टॉपिक में करेंगे। ठीक है, यानी अगर जो हम लोगों को स्थल परिवहन में सड़क परिवहन को पढ़ना है तो सबसे पहले हम ये जान लें कि सड़कें कितने तरह की होती हैं। तो देखा जाए तो सड़कें प्रमुख तो तीन तरह की होती है, जिसमें से एक बीआरओ वाली आती है। इसको लेकर के जो सड़कें कितने तरह की हो जाती हैं, चार तरह की हो जाती हैं। इसमें एक जो है राष्ट्रीय राजमार्ग है, दूसरा राजकीय राजमार्ग है, जिला और ग्रामीण सड़कें हो गए, और एक हो गया बीआरओ को हम क्या कहते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन या सीमा सड़क संगठन। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये बात करें कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण जो है, इसकी ये जो है दिसंबर 2000 में इसको स्थापित किया गया। हालांकि इससे पहले जो है ये जो परियोजना सड़क बनाने के लिए बनाया गया, लेकिन जो NHAI है, इसकी स्थापना जो है 1992 में ही कर दिया गया था। कब कर दिया गया था, 1992 में। ये क्या करते थे कि जितने भी सारे देश में राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहे थे, तो उनके गवर्निंग बॉडी होती थी, गवर्निंग का काम करती थी। यानी NHAI जो है, यह जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से इसको जाना जाता है। और यह डिपार्टमेंट, यह जो प्राधिकरण है, कब आ गया था, 1992 में आ गया था। और इनका काम क्या है, तो यह जो है क्या करती है, जितने सारे राजमार्ग होते हैं उनका सुपरविजन का काम ये करती है, यानी गवर्निंग बॉडी होती है। ठीक है, या नए जो सड़क जो बनते हैं उनको भी प्रॉपर जो है ये क्वालिटी रोड का निर्माण करवाती है। जो संबंधित जो है कंपनी होती है, उससे जो है प्रॉपर जो है उसका क्वालिटी चेक का भी ये काम करते हैं। ठीक है, तो यही सब चीज़ें हम लोगों को इस टॉपिक में समझ करके चलना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें सड़कों के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उत्तर प्रदेश जो है सड़क परिवहन में उत्तर प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश जो है सड़कों की जब हम बात करें तो NH क्या है, नेशनल हाईवे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भारत का दूसरा बड़ा राज्य है। क्या है, दूसरा बड़ा
राज्य है। कभी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि राष्ट्रीय राजमार्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग देखा जाए तो सर्वाधिक लंबाई कहाँ है, तो सर्वाधिक लंबाई आपका भारत के किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। और दूसरे नंबर पे कौन है, तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, यानी जहाँ पर सर्वाधिक नेशनल हाईवे पाए जाते हैं। लगभग देखा जाए तो कुल 12,000 से अधिक 12,000 किलोमीटर से अधिक जो है सड़कों का निर्माण जो है उत्तर प्रदेश में किया गया है। तो इसको याद रखिएगा ये वाला पॉइंट कि उत्तर प्रदेश जो है राष्ट्रीय राजमार्ग की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का दूसरा बड़ा राज्य है। पहले नंबर पे कौन है, महाराष्ट्र है। पहले नंबर पे कौन है, महाराष्ट्र है। हालांकि क्षेत्रफल में देखा जाए तो ज़्यादा क्षेत्र किसका आता है, राजस्थान का आता है, लेकिन सड़कों के निर्माण की ओर जो बात करेंगे तो महाराष्ट्र में सड़कों का निर्माण जो है बहुत ज़्यादा किया गया है। जबकि यूपी कितने नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे। देखा जाए तो लगभग यहाँ पर कुल सड़कों का विस्तार जो है 12,000 किलोमीटर से अधिक, क्या है, 12,000 किलोमीटर से अधिक जो है सड़कों का निर्माण किया जा चुका है। ठीक है, तो दूसरा बड़ा राज्य, ये पॉइंट याद रखिएगा, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, वहीं अगर जो हम बात करें उत्तर प्रदेश में प्रमुख नेशनल हाईवे की, तो नेशनल हाईवे के बारे में भी हम जान लें कि उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख जो नेशनल हाईवे हैं वो कौन कौन से हैं। तो प्रमुख नेशनल हाईवे ये हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक जो है NH2 है, NH3 है, NH7 है, NH7 है। ठीक है, NH28 है, NH29, इतने सारे नेशनल हाईवे ये तो प्रमुख हैं। हालांकि यहाँ पर जो है 60 से अधिक, देखिए 60 से अधिक जो है NH यहाँ पे संचालित हो रहे हैं। लेकिन मैंने कुछ प्रमुख नेशनल हाईवे पे ही चर्चा किया हुआ है क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसे कि अभी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, अभी लेखपाल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, NH2। जैसे कि आपको पता है कि NH2 जो है यह जो है कोलकाता से लेकर के दिल्ली तक, कोलकाता से दिल्ली तक इसका संचालन है। ठीक है, कहाँ, कोलकाता से लेकर के दिल्ली तक इसका संचालन है। ठीक है, और लगभग देखा जाए तो 700 किलोमीटर से अधिक, क्या 700 किलोमीटर से अधिक जो है उत्तर प्रदेश में यह जो है NH2 है। और NH2 का पुराना नाम अगर जो कभी पूछ ले तो NH2 को GT रोड के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको, GT रोड, या इसको ग्रांट ट्रंक रोड भी कहते हैं। और यही सड़क है जिसका निर्माण मुगल बादशाह शेर शाह सूरी ने करवाया था। ठीक है, तो कभी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि GT रोड उत्तर प्रदेश में किस नेशनल हाईवे को GT रोड के नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, NH2 को किस नाम से जानते हैं, GT रोड के नाम से जानते हैं। ठीक है, वहीं अगर जो हम NH3 की बात करें तो NH3 जो है ये भी जो है दिल्ली से लेकर के मुंबई को जोड़ने वाली नेशनल हाईवे है। दिल्ली से लेकर के मुंबई को जोड़ने वाली नेशनल हाईवे है। वहीं अगर जो हम NH7 की बात करें तो यह जो है वाराणसी से लेकर के कन्याकुमारी को जोड़ने वाली हाईवे है। और वर्तमान की इसकी स्थिति ये है कि एक ऐसा समय था कि NH7 जो है यह पूरे भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे हुआ करता था। NH7 जो है भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे हुआ करता था। लेकिन जब से जो है NH24 का संचालन प्रारंभ हो गया और NH44 का संचालन हो गया। और NH44 कहाँ से कहाँ के बीच जाता है, तो यह जो है जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी के बीच जाता है। और वहीं अगर हम लंबाई की बात करें तो यह लगभग जो 3700 किलोमीटर लंबी एक सड़क है। कितना, 3700 किलोमीटर। और NH7 की अगर जो हम बात करें तो यह लगभग 2395 किलोमीटर लंबी यह सड़क है। ठीक है, जो कि वाराणसी से लेकर कन्याकुमारी के बीच जाता था। लेकिन उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई बहुत ही कम है। उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई देखा जाए तो मात्र जो है 150 मीटर के आसपास ही है, 150 मीटर के आसपास है। तो
कभी क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, NH2, जो कि GT रोड के नाम से जाना जाता है। और GT रोड की अगर जो वहीं हम बात करें तो GT रोड के साथ जो है, GT रोड के साथ जो 2 नेशनल हाईवे को एक साथ ऐड किया गया है। GT रोड के साथ जो दो जो है नेशनल हाईवे को, देश के बड़े 2 नेशनल हाईवे को ऐड किया गया, जिसमें एक है NH2 और एक है NH1। NH1 की अगर जो हम बात करें तो यह जो है दिल्ली से अमृतसर के बीच जाता है। क्या है, दिल्ली से अमृतसर के बीच जाता है। और NH2 जो है ये कोलकाता से लेके दिल्ली को जोड़ता है, ठीक है। लेकिन सीधा सीधा देखा जाए तो NH2 जो है इसका सबसे ज़्यादा विस्तार आपका उत्तर प्रदेश में, सीधे सीधे यह जो है सड़क जो है निकलती है, लगभग 700 किलोमीटर से अधिक यह सड़क जो है यूपी में है, ठीक है। वहीं अगर हम 28 की बात करें तो यह सड़क जो है, ये भी सड़क जो है दिल्ली से कनेक्टिंग मार्ग है। और यह जो है गोरखपुर से आगे निकल करके ये बिहार में चला जाता है। वहीं 29 की बात करें तो यह उसी की ब्रांच है जो कि लखनऊ से होते हुए ये फिर जा करके गोरखपुर को ऐड करता है। तो यह जो है उत्तर प्रदेश के प्रमुख जो है यह नेशनल हाईवे हैं। और ये कुछ नेशनल हाईवे का निर्माण, यानी ये जो नेशनल हाईवे हैं 28, 29, इसका निर्माण जो है, जो एक परियोजना थी 2000 में प्रधानमंत्री की एक परियोजना आई थी। इस परियोजना का क्या नाम था, तो स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना थी, जो कि अटल बिहारी के शासनकाल में आया था 2000 में। और यह 4 प्रमुख नगरों को जोड़ने वाली सड़क परियोजना थी। तो उसी परियोजना के दौरान जो ये दोनों सड़कों का निर्माण किया गया था। 2012 में यह जो सड़क जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो गई और आज भी ये संचालन में है। तो याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो नेशनल हाईवे वो क्या है, NH2 है। और उत्तर प्रदेश में वर्तमान में देखा जाए तो 60 से अधिक नेशनल हाईवे का संचालन हो रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो है हम बात करें कुछ जो है एक्सप्रेसवे की अगर जो बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा जो एक्सप्रेसवे है, या भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे की अगर जो बात करें तो अभी वर्तमान में इसका संचालन 2021 से यह जो है संचालन में है, 21 से संचालन में है। और इस संचालन वाले एक्सप्रेसवे का नाम क्या है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। क्या है ये, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। और यह जो है लगभग जो है 340 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है, जो कि देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे के रूप में भी जाना जाता है। वहीं अगर जो यमुना एक्सप्रेसवे की बात करें तो यह एक्सप्रेसवे जो है आगरा को दिल्ली से जोड़ता है, आगरा से दिल्ली को जोड़ता है। और यह जो है 6 लेन वाला बड़ा एक्सप्रेसवे है, जो कि उत्तर प्रदेश का पहला एक्सप्रेसवे मार्ग है। उत्तर प्रदेश का पहला एक्सप्रेसवे मार्ग की अगर जो बात करेंगे तो आपका यमुना एक्सप्रेसवे है। और उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा जो एक्सप्रेसवे की बात करेंगे तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, जो कि लखनऊ को ले जा करके उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिला से जोड़ता है, यानी यह बिहार राज्य को स्पर्श कराता है, ठीक है। इसके बाद जो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जैसे मैंने बताया था कि 340 किलोमीटर की लंबाई में है। तो यह ले जा करके जो है यह एक्सप्रेसवे लखनऊ से लेकर के यह पूर्वांचल के पूर्वी जिलों को कनेक्ट करता है, गाजीपुर तक इसका विस्तार किया गया, ठीक है। यानी यह जो एक्सप्रेसवे है यह देश का सबसे लंबा जो है एक्सप्रेसवे है, देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। तो अगर जो देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है तो उत्तर प्रदेश का भी सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का भी सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा हो जाएगा, तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसी तरह से और भी एक्सप्रेसवे हैं, जैसे कि ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जो कि अभी बनाया जा रहा है। यह जो है इसकी कुल लंबाई कितनी होगी, 520 किलोमीटर की लंबाई में होगी, जो कि यह एक्सप्रेसवे जा करके यह बिहार से आगे जा करके कोलकाता तक जाएगा। और इसको बिल्कुल अलग से किसी भी दूसरे एक्सप्रेसवे के साथ अटैच ना करके इसको अलग से इसका निर्माण कराया जा रहा है। उसी तरह से एक और एक्सप्रेसवे है ग्रीनफील्ड के साथ जो है, जो कि वाराणसी को कोलकाता तक जोड़ने का एक योजना है, जो कि इसका निर्माण जो है 620 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। अभी ये सब निर्माणाधीन है, ये कोई भी संचालन में नहीं है। इसके बाद जो है
स्थल परिवहन से रिलेटेड जो और भी कुछ महत्वपूर्ण पे हम चर्चा करेंगे, जैसे कि कुछ परियोजनाओं की बात करें तो कुछ ऐसी परियोजनाएं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था बीआरओ के बारे में। तो बीआरओ की स्थापना जो है 1960 में हुई थी। कब हुआ था? 1960 में। और यह जो है तत्कालीन जो पदेन प्रधानमंत्री जो है उस समय में जो पदेन पीएम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्हीं की अध्यक्षता में इस विभाग की स्थापना हुई। और इसकी जो गवर्निंग बॉडी है वह कौन है? तो रक्षा मंत्रालय है। कौन है? रक्षा मंत्रालय। यानी यह जो सड़क है इसका पूरा कंट्रोलिंग पावर किसके पास होता है? तो डिफेंस डिपार्टमेंट, मतलब रक्षा विभाग के पास होता है, रक्षा मंत्रालय के पास होता है। और ये क्या करता है कि यह जो सड़क जो है जितने सारे राज्य में जितने भी सारे छावनी क्षेत्र हैं, यानी इसको हम क्या बोलेंगे? कैंटोनमेंट एरिया, छावनी क्षेत्र, ठीक है, या किसी भी सेना या अर्धसैनिक बल, सेना या अर्धसैनिक बल का जो मुख्यालय है, ठीक है, यानी हेडक्वार्टर हैं और उनके ट्रेनिंग सेंटर हैं, उनको ले जाकर के क्या करती है? तो यह किसी न किसी जो है, यह किसी न किसी राजकीय राजमार्ग या एनएच से जोड़ने का काम करती है। क्या करती है? तो ले जाकर के यह जो है किसी न किसी जो है राजकीय राजमार्ग को जोड़ने का ये काम करती है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि बीआरओ की स्थापना कब हुई थी? 1960 में। पदेन पीएम उस समय के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्हीं की अध्यक्षता में रक्षा मंत्रालय के द्वारा जो है यह एक ऐसे सीमा सड़क संगठन विभाग की स्थापना की गई जो कि जितने सारे जो दुर्लभ जो क्षेत्र हैं, जो दुर्लभ जो जगह हैं, उन दुर्लभ जगहों को ले जा करके किसी न किसी राजकीय राजमार्ग या राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने का काम था। यहाँ तक कि जो सीमांत एरिया हैं, ठीक है, यानी सीमांत एरिया की जब हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में सीमांत एरिया तो बहुत कम मिलेगा, ठीक है, क्योंकि नेपाल का बॉर्डर है सिर्फ। तो बाकी जो पूर्वोत्तर में जो राज्य हैं और जो उत्तर भारत में जो राज्य हैं जो कि देश के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए हैं, तो उनको भी जोड़ने के लिए, यानी उनके दुर्लभ जगहों पे जो सड़क का निर्माण जो होता है तो कौन कराता है? बीआरओ के द्वारा जो है करवाए जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा बीआरओ के द्वारा जो इन सड़कों का निर्माण होता रहता है, ठीक है। तो बीआरओ के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। इसके साथ जो है और भी सारे जो है कुछ योजनाएं हैं जो कि उत्तर प्रदेश में इनका संचालन हो रहे हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क योजना, ठीक है, जिसका प्रारंभ जो है 2000 में हुआ। कब हुआ? 2000 में हुआ। और इसका जो है समापन की अगर जो वहीं बात करें तो 2012 में हुआ। और इस योजना के अंतर्गत जो कुल जो है कुल सड़क निर्माण की अगर जो हम बात करें, तो 5846 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड प्रोजेक्ट क्या है? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड प्रोजेक्ट के द्वारा जो है कुल कितने किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 5846 किलोमीटर। और इसका प्रारंभ जो 2000 में हुआ था, समापन कब हुआ था? 2012 में। और क्वेश्चन पूछता है कि किन महानगर को जोड़ा गया? इस सड़क योजना के माध्यम से किन महानगर को जोड़ा गया? तो ये जो महानगर थे कौन कौन से? एक था इसमें कोलकाता, दिल्ली,
चेन्नई और मुंबई, चेन्नई और मुंबई, इन 4 जो है प्रमुख महानगरों को इस योजना के अंतर्गत जो है जोड़ा गया। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत जो है देश के 4 जो है प्रमुख महानगरों को जोड़ा गया, तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद और भी, जैसे मैंने एक बीआरओ बताया, बीआरओ सड़क ये 1960 में बना, उसी तरह से ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड प्रोजेक्ट बना। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण सड़क योजना है, उसको भी आप लोग जान लीजिए, जैसे कि हीरक, क्या है, हीरक सड़क परियोजना, या इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट, हीरक सड़क परियोजना। ठीक है, और हीरक सड़क परियोजना जो है, हीरक सड़क परियोजना है, मुख्य रूप से देखा जाए तो जितने सारे जो है नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र हैं, क्या है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र, और उत्तर प्रदेश में भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र, यानी उत्तर प्रदेश में नक्सल प्रभावित क्षेत्र की अगर जो हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के जो नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र हैं उसमें एक जो है नाम आता है चंदौली, सोनभद्र, सोनभद्र और मिर्जापुर। ठीक है, चंदौली, सोनभद्र और मिर्जापुर, ये 3 जो है प्रमुख जिला है जो कि नक्सल प्रभावित है। तो हीरक परियोजना के अंतर्गत ऐसे जगहों को जोड़ा गया जो कि नक्सल से क्या है, प्रभावित हैं, ठीक है, पीड़ित है, वैसे जगहों को ले जा करके राष्ट्रीय राजमार्ग या राजकीय राजमार्ग से जोड़ा गया था। ठीक है, इसी तरह से इस परियोजना की तरह ही जो है और भी सारी सड़क परियोजनाएं चली, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना का प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना। तो इस परियोजना की भी शुरुआत कब हुई थी, सन 2000 में हुई थी। और इस सड़क परियोजना का उद्देश्य क्या था, यानी प्रधानमंत्री जो ग्रामीण जो सड़क जो परियोजना थी, इसका क्या वो था, उद्देश्य क्या था कि 500 से अधिक आबादी वाला, यानी जिस गांव की या जिस कस्बे की जनसंख्या कितना 500 से अधिक है, उस कस्बे को ले जा करके किसी न किसी नेशनल या किसी न किसी राजकीय राजमार्ग से जोड़ने का उद्देश्य था। ठीक है, तो ये जितने सारे परियोजनाएं आपको दिख रहे हैं, चाहे वो बीआरए हो या गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड प्रोजेक्ट हो या हीरक प्रोजेक्ट हो या प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना है, इन सभी परियोजनाओं का सिर्फ एक ही उद्देश्य क्या था कि ये सारे ऐसे सड़क परियोजना थी जो जा करके किसी न किसी राजकीय राजमार्ग या राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने का काम करती थी। ठीक है, तो ये प्रमुख जो योजनाएं सड़क वाली चलाई गई जो कि आपकी एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सड़कों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्या सबसे बड़ा नेशनल हाईवे पता चल गया। ठीक है, वहीं जो है देखा जाए तो क्या ये बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सारी योजनाओं पे बारी बारी से मैंने डिस्कस कर दिया। अब इसके बाद हम चलते हैं अगले परियोजना मोड यानी जल परिवहन पे। तो वहीं अगर जो हम जल परिवहन की बात करें तो हम लोगों को मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम लोगों को इस टॉपिक में सिर्फ क्या आंतरिक जल मार्ग के बारे में ही पढ़ना है। क्या है? आंतरिक जल मार्ग के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, यानी इसमें जो है हम लोगों को नदी एवं नहरों में जो मार्ग का संचालन हो रहा है उसी के बारे में जानना है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों ने भारत स्तर पे बहुत सारे जो है जल मार्ग के बारे में सुना होगा। बहुत सारे जल मार्ग के बारे में जैसे सुना होगा, जैसे कि NW1, NW2, NW3 यानी NW1 जो है यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय जल मार्ग है। राष्ट्रीय जल मार्ग सबसे बड़ा भारत का कौन सा है? राष्ट्रीय जल मार्ग सबसे बड़ा भारत का कौन सा है? तो NW1 इसको क्या कहते हैं? नेशनल वाटरवे। क्या कहते हैं इसको? नेशनल वाटरवे यानी राष्ट्रीय जल मार्ग। क्या है ये? राष्ट्रीय
जल मार्ग है। क्या है? राष्ट्रीय जल मार्ग है। और यह जो है फर्स्ट की अगर जो बात करें तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही राष्ट्रीय जल मार्ग है, ठीक है, जिसका संचालन कहाँ हो रहा है? गंगा नदी में हो रहा है। कहाँ पर? गंगा नदी में हो रहा है। और यह जो है प्रयागराज से लेकर के हल्दिया के बीच है। प्रयागराज से लेकर के हल्दिया, और ये हल्दिया कहाँ पड़ता है? तो कोलकाता में पड़ता है, जो कि गंगा नदी में संचालन इसका होता है। वहीं अगर जो NW2 की बात करें, NW3 की बात करें, NW4 की बात करें, NW5 की बात करें, NW6 की बात करें, तो ये ऐसे जल मार्ग हैं जिसका संचालन प्रदेश से बाहर होता है। तो इसको याद रखिएगा कि सिर्फ एक ही है, और एक कौन सा? तो NW फर्स्ट। क्या है? NW फर्स्ट, जो कि उत्तर प्रदेश में इसका संचालन हो रहा है। बाकी के जो जल मार्ग है सभी क्या? ये बाहर है। जैसे कि NW2 की अगर जो हम बात करें तो यह जो ब्रह्मपुत्र नदी में इसका संचालन हो रहा है। कहाँ पर? ब्रह्मपुत्र नदी में। और यह जो है दूसरा बड़ा नेशनल वाटरवे है, ठीक है, दूसरा बड़ा जो है बड़ा है। और यह जो है किसको जोड़ता है? तो एक जगह है सदिया, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे एक बसा जगह है। कौन सा? सदिया। सदिया से धुबरी को जोड़ता है। सदिया से धुबरी को जोड़ता है। और इसी नदी पर सबसे लंबा भारत का सड़क पुल भी बनाया गया है, जो कि आप लोगों को जब भारत में जब सड़क व्यवस्था जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। वहीं अगर जो हम NH3 की बात करेंगे तो यह जो है साउथ में बनी एक जो है नहर पे परियोजना है, जो कि यह जो है दो अलग अलग स्थानों को जोड़ती है, जिसमें से नाम क्या है उसका? तो कोजिकट को कालीकट से जोड़ने का काम करती है। वहीं अगर जो NH4 की बात करेंगे तो यह चरबतिया से धमरा को जोड़ता है, जो कि महानदी में है। और 5 की बात करेंगे तो यह 6 जो है लखीपुर से बांगा को जोड़ता है। और यह जो है जगह एक बारिविंगम नहर है, उसमें जो है ये बनाया गया है, जो कि पुद्दुचेरी को आंध्र प्रदेश का एक जगह है वहाँ इसको कनेक्ट करवाता है, ठीक है। तो ये सारे ऐसे हैं जो राष्ट्रीय जल मार्ग है जिसका संचालन तो हो रहा है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश से बाहर हो रहे हैं। तो इनको याद रखना, उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही है, इसको भी आप लोग जो है याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं वायु परिवहन। तो वायु परिवहन की बात करें तो वायु परिवहन का शुरुआत भारत में ही जो है, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? 1911 में। और जगह कौन सा था? तो इलाहाबाद। वर्तमान का क्या है? ये प्रयागराज है। नैनी जो कि एक इलाहाबाद यानी प्रयागराज का एक जगह है, वहीं से बीच में, इसी के बीच में जो है संचालन किया गया था। इलाहाबाद से नैनी के बीच में सबसे पहले जो है वायु परिवहन का संचालन पूरे इंडिया में हुआ था। तो यूपी में भी अगर जो कभी आपसे पूछ ले तो आप यही बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में इसका जो संचालन जो हुआ था 1911 में हुआ था। और किन दो स्थान को जोड़ने के लिए? तो नैनी से इलाहाबाद को जोड़ने के लिए, ठीक है। वहीं अगर जो उद्देश्य की बात करें तो डाक सेवा के लिए प्रयोग किया गया था। किसके लिए प्रयोग किया गया था? डाक सेवा के लिए इसका जो है प्रयोग किया गया था, ठीक है। अब हम इसके बाद अगर जो हम बात करें जो आपके एग्जाम में जो पूछे जा सकते हैं, तो जहाँ पर वायु परिवहन के दौरान जो है, जहाँ पर हवाई जहाज का जहाँ ठहराव होता है, और ठहराव होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? अड्डा के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? अड्डा कहते हैं, ठीक है। यानी राज्य में कुछ महत्वपूर्ण अड्डा वगैरह के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जनरली इनका जो ठहराव जो होता है 3 जगहों पे होता है। और इन ठहराव में अगर जो हम देखें तो सबसे पहले इसमें क्या आ जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्या आ जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो वहीं अगर जब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। उत्तर प्रदेश में 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जिसमें से एक जो है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। और यह कहाँ है? तो यह जो है गौतम बुद्ध नगर। कहाँ पर है ये? गौतम बुद्ध नगर
यानी नोएडा जो जाना जाता है, तो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। दूसरा का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की हम बात करें तो चौधरी चरण सिंह, क्या है, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और यह कहाँ पर है, तो लखनऊ में है। कहाँ पर है, लखनऊ में है। वहीं अगर जो तीसरा हम बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। क्या ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि वाराणसी में है। कहाँ पर है, वाराणसी में है। तो उत्तर प्रदेश में 3 जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, जिसका संचालन, एक का संचालन गौतम बुद्ध नगर में हो रहा है, दूसरे का संचालन लखनऊ में और तीसरे का संचालन वाराणसी में हो रहा है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में 3 जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डा है। ठीक है, गोरखपुर भी, गोरक्षनाथ जो है अंतर्राष्ट्रीय बनाए जाने के कवायद में चल रहा है, और एक कुशीनगर भी अंतर्राष्ट्रीय, ये सब सारे क्या है, निर्माणाधीन है। अभी यहाँ से उड़ाने वगैरह का संचालन नहीं हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में 2 और आपको जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मिल सकते हैं, जिसमें से एक कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा और एक जो है आपका गोरक्षनाथ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। लेकिन आज भी इनका संचालन जो होता है तो राष्ट्रीय स्तर पर होता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के बाद नंबर किसका आ जाएगा, राष्ट्रीय हवाई अड्डा का। देखिए, राष्ट्रीय हवाई अड्डा को क्या होता है कि इसका जो है संचालन देश के आंतरिक भागों में होता है। तो मोस्टली देखा जाए तो जो राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इनका संचालन न होकर के इसको सैन्य के कब्जे में दे दिया है, मतलब सैनिक इसका प्रयोग करते हैं। बाकी सुरक्षा की दृष्टि से, जैसे कि आगरा में है, जैसे इसी तरह का एक हिंडन का आप लोगों ने नाम सुना होगा जो कि गाजियाबाद में, जो कि ये भी एयरफोर्स के कब्जे में है। फुर्सतगंज है, ये भी क्या एयरफोर्स के कब्जे में है। गोरखपुर ये भी एयरफोर्स के कब्जे में है। तो एयरफोर्स क्या करती है कि जगह जगह अपनी टुकड़ियां बैठा करके ये निगरानी और रक्षा के यूज़ में इसको प्रयोग करते हैं। इसके बाद एक आती है हवाई पट्टी। तो हवाई पट्टी की अगर हम बात करें तो लगभग आपको ये हर जिले में मिलेगी। हवाई पट्टियाँ जो है एक जिले में 2-2, 3-3 हवाई पट्टियों का निर्माण छोड़ा गया है, जो कि यह जो है भारत में जो प्राधिकरण है, एयरपोर्ट अथॉरिटी है, उसी के द्वारा वह जो है ज़मीन का अधिग्रहण हो चुका होता है। और ये हवाई पट्टियाँ बना दी जाती हैं इमरजेंसी लैंडिंग के लिए कि अगर जो किसी भी आपात व्यवस्था में कभी अगर जो किसी भी हवाई जहाज़ का लैंडिंग करानी पड़े तो उन हवाई पट्टी को टारगेट करके उस पर लैंडिंग कराया जा सके। तो इस तरह की हवाई पट्टियाँ लगभग प्रत्येक ज़िले में आपको 2 से 3 जो है हवाई पट्टियाँ मिलेंगी, लेकिन यूज़ में जो है सिर्फ ये 2 आते हैं। तो एक जो राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसका यूज़ मुख्य रूप से देखा जाए तो यह सैन्य यूज़ में आता है। ठीक है, यह जो है सुरक्षा कर्मी यूज़ करते हैं। और एक जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसका संचालन जो है आम लोगों के लिए किया जाता है। ठीक है, तो जैसे फुर्सतगंज है, ये सब याद रखिएगा। कभी मैं आप लोगों को इसका स्टैटिक वाले में भी मैं कुछ चीज़ें अवेलेबल करा दूंगा, हालांकि इस क्वेश्चन इसमें पूछने के चांसेस कम से कम है। ठीक है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकते हैं। तो ये जो है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसको याद रखिएगा। तो हम लोगों ने परिवहन जो पढ़ लिया, इसके बाद जो है इसमें परिवहन का एक और जो छोटा सा भाग जो है बचा हुआ है, रेल ट्रांसपोर्ट। क्या है, रेल ट्रांसपोर्ट। तो उत्तर प्रदेश में रेलवे की अगर जो बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो रेलवे का जो मुख्यालय है, रेलवे मुख्यालय की अगर जो हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो रेलवे मुख्यालय हैं, यानी जो जोन की बात करें तो एक जो जोन है, जैसे कौन कौन से रेलवे का विस्तार है यहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश में NER है, NR है और NCR है। NCR यानी उत्तर मध्य रेलवे है, उत्तर रेलवे है और पूर्वोत्तर रेलवे। ठीक है, ये 3 जो है 3 रेलवे लाइनें जो है यहाँ पे पाई जाती हैं। और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जो रेलवे जोन है, जिसका विस्तार सबसे ज़्यादा है, तो वो आपका क्या है,
NER, इसको क्या बोलते हैं, पूर्वोत्तर रेलवे के नाम से इसको हम जानते हैं, पूर्वोत्तर रेलवे, ठीक है, जिसका विस्तार उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है और यह अपने सबसे ज़्यादा रेलवे लाइन का भी विस्तार कर चुका है, ठीक है। वहीं अगर जो हम बात करें उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी रेलवे गाड़ी की, सवारी यात्री रेलवे गाड़ी की, तो प्रयागराज एक्सप्रेस है। कौन सी है, प्रयागराज एक्सप्रेस है, जो कि सबसे लंबी है और इसका संचालन प्रयागराज से लेकर के दिल्ली के बीच में किया जाता है। और उत्तर प्रदेश में चलने वाली नॉन स्टॉप रेलवे की बात करें, नॉन स्टॉप रेलवे की अगर जो बात करें तो कानपुर दिल्ली शताब्दी, कानपुर दिल्ली शताब्दी, जो कि यह कानपुर से ट्रेन खुल करके दिल्ली के बीच जाती है और इसका बीच में बाकी और अन्य जगहों पे कोई स्टॉपेज नहीं है। और उत्तर प्रदेश में अगर जो वंदे भारत की हम बात करें तो वंदे भारत जो कि देश की चलने वाली सबसे सुपरफास्ट लग्जरी ट्रेन है, देश की चलने वाली सबसे जो है सुपरफास्ट सबसे तेज गति से चलने वाली रेलवे ट्रेन है वंदे भारत, जिसका संचालन सबसे पहले जो है यूपी में स्टार्ट किया गया था। पहला वंदे भारत का संचालन जो है उत्तर प्रदेश में स्टार्ट किया गया था, जो कि वाराणसी से लेकर के दिल्ली के बीच है। तो अभी देखा जाए तो तीन जो है वंदे भारत रेलवे ट्रेन का संचालन हो रहा है। एक जो है गोरखपुर से लेकर के लखनऊ और एक जो है आपका वाराणसी से लेकर के दिल्ली, दो जो है इनके बीच चलते हैं, दो जो है रेलवे वंदे भारत जो है रेलगाड़ियाँ वाराणसी से लेकर के दिल्ली के बीच और एक जो है गोरखपुर से लेकर के लखनऊ के बीच इनका संचालन हो रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि रेलवे में क्वेश्चन बड़ा कम पूछे जाते हैं, लेकिन वही अगर जो हमारा RRB का अगर जो कोई एग्जाम होगा तो रेलवे के बारे में, तो भारत में रेलवे हम जब पढ़ेंगे तो उसको और ज़्यादा विस्तार से समझा जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ इसमें जो है सिर्फ यही आप समझ के रखिए कि उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा जो रेलवे जोन है वो कौन सा है, पूर्वोत्तर रेलवे जोन है, जिसका मुख्यालय गोरखपुर है। और उत्तर प्रदेश में चलने वाली सबसे लंबी यात्री ट्रेन की बात करें तो प्रयागराज एक्सप्रेस है। और नॉन स्टॉप रेलवे की जो बात करें तो कानपुर दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस है, शताब्दी एक्सप्रेस है, जिसका संचालन जो कानपुर से लेकर के दिल्ली के मध्य चलती है। तो इसी क्रम में आज का हमारा क्लास जो है परिवहन व्यवस्था, उत्तर प्रदेश में परिवहन व्यवस्था को हम लोगों ने पढ़ लिया। फिर हाजिर होंगे एक नए क्वेश्चन टेस्ट सीरीज के साथ, 2020 टेस्ट सीरीज के साथ, जो कि सिर्फ यह जो है परिवहन व्यवस्था पर आधारित होगा। तो इस प्लेटफॉर्म पे आप नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से पहुंचाइए और आने वाले पुलिस के एग्ज़ाम है, SI के एग्ज़ाम है, उत्तर प्रदेश में होने वाली और जो है परीक्षाएं हैं उन सबसे क्या हो, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप नंबर आप पा सकें और अपने परिणाम को आपका जो लक्ष्य है अपने लक्ष्य को आप सफलता में कन्वर्ट कर सकें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस सेशन। हाजिर होंगे फिर से नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ढेर सारा